नमस्कार बच्चों, आपका डीपीएस हिंदी क्लासेस के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो है एक नए बिंदु की चर्चा करेंगे। उसका है नाम है पद परिचय। अब देखो, पहले इसकी सामान्य जानकारी देते हैं। ये कहाँ और किस रूप में उपयोगी रहेगा सभी कक्षाओं के लिए तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु किस प्रकार उपयोगी रहेगा, उसकी मैं सामान्य जानकारी देता हूं कि पद परिचय एक ऐसा बिंदु है जिसके अंतर्गत जो है कक्षा 3 से लेकर और 12वीं तक लगभग जो व्याकरण के बिंदु आते हैं वो सभी के लिए उपयोगी है। और इसका ये एक तरीके से कहा जाए तो पद परिचय के अंतर्गत संपूर्ण व्याकरण का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आ जाता है और ये हर कक्षा के लिए उपयोगी रहता है। कक्षा ही नहीं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको सभी बच्चे ध्यान से देखें और समझें। तो पद परिचय, अब पद परिचय को प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा। देखो, पूछने के तरीके स्तर के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। अपन जानते हैं कि छोटी कक्षाओं में भी बालक से निबंध लिखवाया जाता है और कक्षा 3 में भी निबंध लिखवाया जाता है, तो कक्षा 5 में लिखवाया जाता है, कक्षा 8 में भी है, 10 में भी है। आगे की बड़ी बड़ी कक्षाओं में जब पहुंचेंगे तो वहां भी हमको निबंध लिखाया जाता है। लेकिन एक छोटा सा बालक जब निबंध में लिखता है कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, तो उसमें भी उसको शाबाशी मिलती है। लेकिन वही निबंध अगर कक्षा 12वीं का लिखे तो मजाक का पात्र बन जाता है। उसी प्रकार ये एक तरीके से कहा जाए तो पद परिचय में भी पूछने का तरीका अपने अपने स्तर के हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी जानकारी वही रहती है। अब एक तरीके से कहा जाए तो जिस प्रकार की बिना वर्णमाला के कि वर्णमाला जो बालक सीखता है वो प्रारंभ से सीखता है, लेकिन बिना वर्णमाला सीखे क्या हम आगे की व्याकरण पढ़ सकते हैं? तो जब तक वो सामान्य व्याकरण के बिंदुओं की जानकारी नहीं लेंगे तो हम पद परिचय नहीं दे सकते। अब पद किसे कहते हैं? अब देखो, हम ये जानते हैं कि कोई भी शब्द आता है। मान लो जैसे कोई एक व्यक्ति, अगर एक बालक कक्षा में बैठता है तो हम उसको किस नाम से संबोधित करते हैं? विद्यार्थी नाम से। अगर वही बालक कहीं खेल के मैदान में जाता है तो हम उसको खिलाड़ी कह करके संबोधित करेंगे। और वही बालक अगर कहीं पर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे चोर कहा जाता है। अब गौर ये करो कि बालक एक ही है और अलग अलग स्थानों पर उसके अलग अलग नाम है। उसी प्रकार ये शब्द जो है अगर ये वाक्य में चला जाए, जैसे क्या है, विद्यालय एक शब्द है। विद्यालय क्या है? एक शब्द। लेकिन यही शब्द अगर वाक्य में चला जाए, वह विद्यालय जाता है, तो अब ये विद्यालय जो शब्द था, अब ये शब्द नहीं रहा, ये क्या हो गया? पद। अब विद्यालय शब्द नहीं है, अब विद्यालय हो गया पद। तो हमने क्या किया इसमें? हमने किया कि वह विद्यालय जाता है इस शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया, और वाक्य में प्रयोग करते ही हमने क्या नाम दे दिया? इसको पद। इसको पद। और स्वतंत्र था ये विद्यालय स्वतंत्र था, तब हमने इसको नाम दिया था शब्द। यहां तो इसको बोलेंगे शब्द और यहां बोलेंगे पद। अंतर समझ गए होंगे? अब परिभाषा बताने की जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत? हमने किया क्या था? इस शब्द को इस वाक्य में लिखते ही हमने इसका नाम क्या दे दिया? पद। इसमें विद्यालय क्या बोलेंगे? पद। तो परिभाषा भी कुछ इस प्रकार इससे बना सकते हैं हम। परिभाषा बनाने की जरूरत नहीं, स्वतः ही बन गई कि शब्द का वाक्य में प्रयोग होना ही शब्द का वाक्य में प्रयोग होना ही पद कहलाता है। शब्द का वाक्य में प्रयोग होना ही पद कहलाता है। तो
शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। बात वही है, किसी भी तरीके से लिखो परिभाषा, पर परिभाषा अपनी कंप्लीट हो जाती है। अब फिर ये तो हो गया पद, ये किसकी परिभाषा? पद की। अब पद परिचय क्या होता है वो मैं बताऊंगा एक बार। कि देखो किसी से भी कई बार एक सामान्य सी बात है, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता कि कभी कोई सामूहिक कार्यक्रम में बैठे हैं, कक्षा में बैठे हैं और हमसे कोई भी आकर के पूछे कि आप अपना परिचय दीजिए, तो बालक इधर उधर देखता है, उसके समझ में नहीं आता कि परिचय में देना क्या रहता है और वह भ्रमित होता रहता है कि मैं क्या दूं। और उससे कई बार तो ऐसी भी नौबत आ जाती है कि वो बालक कहता है कि सर परिचय नहीं जानता। तो परिचय ऐसा जवाब क्यों देता हो? उसका कारण है कि उसको ये पता नहीं रहता कि परिचय में देना क्या रहता है, और जबकि परिचय उसको पूरा याद रहता है। अब उस बालक से फिर कोई पूछे चलो भैया अपना नाम बताइए आप, तो नाम बता देगा। पिता का नाम बताइए, तो पिता का नाम भी बता देगा। और किस गांव में रहते हो, कौन सा जिला है, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, सबका उत्तर दे देगा। लेकिन उससे कहे परिचय दीजिए तो उसको ये बिंदु पता नहीं रहता है। वही कुछ इस शब्दों इस पद में भी होता है कि पद का परिचय दीजिए, तो इसका परिवार, इसका पता हमको सारा व्याकरण दृष्टि से जो भी लगे वो हमको ये शब्द किससे, अन्य शब्दों से क्या संबंध दर्शा रहा है, इस शब्द का इस वाक्य में क्या नाम है तथा व्याकरण दृष्टि से इसकी क्या क्या विशेषता है, उस सब हमको जानकारी देनी होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पद परिचय। किसी भी पद के बारे में संपूर्ण जानकारी देना व्याकरण दृष्टि से, वो पद परिचय के अंतर्गत आता है। तो ये हम इस तरीके से ध्यान रखेंगे। आगे पद और पद परिचय में अंतर ध्यान आएगा। पद तो केवल शब्द का वाक्य में प्रयोग होना ही पद कहलाता है, और उस सब पद का जो व्याकरण दृष्टि से जो विश्लेषण किया जाता है उसको पद कहते हैं, पद परिचय कहते हैं। अब कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है पद व्याख्या कीजिए, तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, पद व्याख्या में भी हमको वही करना है। आगे मैं पद परिचय प्रारंभ करूं उसके पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं कि पद परिचय का प्रश्न किस प्रकार आता है और हमको उसका उत्तर किस प्रकार देना है। फिर मैं विश्लेषण पूरा इस शीर्षक का करूंगा। तो पहले अब मान लो ये प्रश्न आ गया आपके पास कि वह विद्यालय जाता है, तो वह विद्यालय जाता है। अब परीक्षा में किसी भी पद को रेखांकित कर दिया जाता है, जैसे मान लो तीनों को कर दिया मैंने, तीनों को पद का रेखांकन कर दिया। अब यहां पर हमको जिस पद का परिचय देना है उसको अलग से छांट ले, जैसे मैंने वह लिख दिया, वह। अब वह का परिचय देते समय हम इसकी संबंधित व्याकरण संबंधित जानकारी लेंगे। पहले हम लेंगे कारक। कारक का हमको पता लग गया कौन सा कारक है, और मैं बताऊंगा, इन सबकी जानकारी दूंगा। उसके पहले अभी तो सामान्य रूप से मैं बता रहा हूं कि उत्तर किस प्रकार पूछा जाता है और हमको किस प्रकार उत्तर लिखना होता है। फिर इसके बाद में अपनी इस बिंदु को आगे प्रारंभ करेंगे। तो जैसे लिख दिया हमने कर्ता कारक है, कौन सा? कर्ता कारक। वचन कौन सा है? एक वचन। तथा ये संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण, इनमें से क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है वो भी हम लिख सकते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। और परिचय दे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो हम पुल्लिंग लिख सकते हैं। तो इस पद का परिचय हमने इस प्रकार दे दिया। दूसरा मान लो विद्यालय, विद्यालय का परिचय दिया, तो विद्यालय कर्म कारक हो गया, विद्यालय कर्म कारक हो गया। वचन एक वचन है, पुल्लिंग और जातिवाचक संज्ञा। इस तरीके से लिख देते हैं। जाता का परिचय देना होता है तो जाता को अलग निकाल लिया। ये सकर्मक क्रिया
अब इस चक्कर में क्रिया क्यों है इसका हम विश्लेषण अभी पढ़ेंगे। अभी बिंदु ये क्यों है, ये व्याकरण का बिंदु, वो भी मैंने बताया नहीं, अब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो मैं केवल जानकारी दे रहा हूं कि हमको परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछते हैं और किस प्रकार का उत्तर लिखना होता है। एक वचन, वर्तमान काल, कौन सा काल है, वर्तमान काल, और दूसरा इसमें जो लिखा अपन ने पुल्लिंग एक वचन, एक वचन लिख दिया तो पुल्लिंग और लिख देंगे। तो इस प्रकार हमको उसका परिचय देना होता है, ठीक है। अब ये तो हम ये बता रहे हैं कि परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछते हैं और किस प्रकार उत्तर देना, लेकिन ये उत्तर देने की स्थिति में अभी तुम नहीं आ रहे। ये उत्तर देने की स्थिति में कब आओगे, जब तुमको मैं इन सब का विश्लेषण किया जाएगा, पद की पूरी व्याख्या की जाएगी, उसके बाद आपके ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे छांटा जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि कर्ता कारक है, ये एक वचन है या बहुवचन है, सेकंड में क्रिया है तो क्यों है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, काल कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाता है, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये होता क्या है, इन सब की जानकारी मैं अब आने वाले वीडियो में देने वाला हूं। तो इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा कि आपको जो है तो इन बातों को समझना है ही, तथा जो अन्य जो बालक है आपके संपर्कित उनको भी हम जानकारी दे सकते हैं कि इस प्रकार का अध्ययन हमको कराया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, तो उनको भी प्रेरित करके इस चैनल से जोड़ सकते हैं। तो अब मैं प्रारंभ करता हूं शुरू से, इसकी शुरुआत से कि पद परिचय, तो पद में कौन कौन से बिंदु शामिल होते हैं। तो इसको मैं अभी तो क्योंकि अपने इतना अभ्यास भी नहीं कि लिख सके, लेकिन आगे जब ये बिंदु पूरे होंगे तो आप इस स्थिति में आ जाओगे कि कोई से भी पद की व्याख्या तुमसे कराई जाए आप सहजता से उसका परिचय दे दोगे। तो अब उसके लिए कैसे तैयार होंगे, तो उसके लिए पहले इस पद के परिवार की पूरी व्याख्या करते हैं, किन किन बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, और उन सबका पूरा विश्लेषण होगा। तो पहले मैं एक बार इसके संपूर्ण जानकारी जो जो है उसका स्वरूप पद का वो मैं आपको बताता हूं। देखो पद इसके दो प्रकार, विकारी और दूसरा है अविकारी। कितने हो गए, दो प्रकार। अब दो प्रकार में से इसके प्रकारों को बांटा जाए तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और विशेषण, ये इसके अंतर्गत आता है। इसके प्रकारों को देखा जाए हम तो इसमें हम पढ़ेंगे अविकारी के अंतर्गत समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, और एक पढ़ेंगे विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक, इन सब का अध्ययन हम पूर्ण रूप से विस्तार से करेंगे। और ये बिंदु ऐसे हैं जो हमारे प्रारंभ की कक्षाओं से प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये इस कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, उस कक्षा के लिए उपयोगी नहीं, ये सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो यहां पर अब देखो इसको शामिल कैसे करते हैं। कक्षा 12 में इसको पद परिचय के नाम से शामिल किया गया है, उसमें सब बातें ये आएगी। कक्षा 8वीं तक, 8वीं तक उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ऐसे बिंदु लिखे जाते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो वो उस समय काम आएंगे, जानकारी हम सबकी देंगे। तो और इसके अलावा 10वीं कक्षा में कोई वाक्य देते हैं, उसमें पूछते हैं इसमें कौन सा काल है, कौन सा वचन है,
क्रिया कौन सी है, तो उन क्रियाओं को इनको सबको शामिल किया गया है, तो 10वीं के लिए भी ये उपयोगी रहेगा। तो हम इन सब का विस्तार से अध्ययन इसके अंदर करेंगे। तो पहले हम शुरुआत में पद के बारे में जानते हैं। पद की अभी परिभाषा बताई थी मैंने, पद होता क्या है वो सारी जानकारी मैंने दी थी कि शब्द का वाक्य में प्रयोग होना ही पद कहलाता है। पद के दो प्रकार, पद के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। दो प्रकारों में से हम विकारी, पहला जो है विकारी, ये विकारी शब्द होता क्या है? विकारी शब्द होता क्या है तो उसको भी हम बताते हैं पहले कि विकारी का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, विभक्ति इत्यादि के आधार पर अगर उनमें परिवर्तन हो गया हो या हो जाता हो या परिवर्तन संभव हो तो हम उस शब्द को हम विकारी शब्द बोलेंगे। कौन से को? जिनमें लिंग, वचन, कारक इत्यादि के आधार पर अगर परिवर्तन होता हो तो वो विकारी है, और लिंग, वचन, कारक इत्यादि का आधार पर अगर परिवर्तन संभव नहीं हो, परिवर्तन ही नहीं हो, तो उसको हम अविकारी शब्द कहेंगे। तो विकारी किसे कहेंगे? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक इत्यादि के आधार पर परिवर्तनशील हो, परिवर्तनशील हो। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक इत्यादि के आधार पर परिवर्तनशील हो उससे विकारी शब्द कहते हैं। ध्यान आ गई? और अविकारी में क्या किया? ऐ तो लगाया आगे, और किसी के भी ए लगाने का मतलब हो गया, कई बार ऐसे शब्द होते हैं कि ए लगा दिया जाए तो वह नकारात्मक हो जाता है, उसके विपरीत हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे इसमें लिखा अपन ने वे शब्द, तो कहीं भी अंतर नहीं है। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक इत्यादि के आधार पर अपरिवर्तनशील हो, अपरिवर्तनशील हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखो यहां पर मैं शब्द लिख रहा हूं, शब्द क्यों? क्योंकि मैंने इसको कोई वाक्य में प्रयोग थोड़ी किया, अभी तो हम शब्दों के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि वाक्य पद तो कब पढ़ेगा जब वो वाक्य में जाएगा, वाक्य में जा नहीं रहा। अब अपन देखो कैसे करते हैं। मान लो विकारी शब्द का उदाहरण लिया हमने, क्या लिया? विकारी शब्द का। यह लिखा पुस्तक, क्या लिखा? पुस्तक। इस पुस्तक को अगर बहुवचन बनाना पड़े तो हम लिख देते हैं पुस्तकें, कर देते हैं ना। बहुवचन का जो ही बात आती है हम इसको पुस्तकें लिख देते हैं। लड़का, इसको पुल्लिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग बनाया तो लड़की हो गया, बहुवचन बनाया लड़की हो गया। मतलब ये वो शब्द है जिनमें परिवर्तन हो जाता है, कोई से भी लिंग वचन का प्रयोग किया और परिवर्तन हो गया। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, वो कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अविकारी शब्द, जिनको अव्यय शब्द भी बोलते हैं। तो ऐसे कौन से शब्द जिनमें परिवर्तन ही नहीं होता वो भी शब्द अपने पास कि अविकारी शब्द बोलते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे उन शब्दों में हम देखें, जैसे यथा, यथा हमेशा इस रूप में मिलेगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, कोई सा भी काल हो, कोई सा भी लिंग हो, कोई सा भी कारक हो, यथा कभी परिवर्तन नहीं कर सकता, यथा वैसा ही रहेगा। तो ये कौन सा हो गया? अविकारी। और धीरे, ये धीरे भी शब्द जो है धीरे धीरे, ये भी हमेशा अपरिवर्तनशील ही रहता है, इसमें भी कभी परिवर्तन नहीं होता। और शब्द है
और ये भी अपरिवर्तनशील है। तो ये क्या है? अविकारी शब्द। अब अविकारी और विकारी में सामान्य सा उदाहरण दे देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं कि होता क्या है। देखो भैया कि हम ये देखते हैं कि कई बार देखो यहां पर कोई शब्द मैंने लिखा पुस्तक, मान लो पुस्तक लिख दिया, ये लिखा लिखा तो परिवर्तन नहीं होगा ना, कि मैंने लिख दिया 2 मिनट बाद में देखा तो बदल गया वो, पुस्तक हो गया, ऐसे नहीं होता। वो होता है किसी न किसी का प्रभाव पड़ता है। किनका प्रभाव पड़ता है? लिंग, वचन, कारक इत्यादि का किसी का प्रभाव पड़ेगा तभी वो परिवर्तनशील होगा, नहीं तो नहीं होगा। रखा कैसे परिवर्तनशील होगा? तो इनके आधार पर वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहां पर जैसे कोई ये कहे कि मेरे अंदर तो कोई विकार है ही नहीं, मैं तो अविकारी हूं, कैसे मान लेंगे अविकारी? कि मैं बिल्कुल भी, कोई कहते हैं कि मेरे बिल्कुल भी ये शौक गलत शौक बिल्कुल भी नहीं है, मैं इन दुर्व्यसनों से काफी दूर रहता हूं, तो इसका मतलब क्या? उसको अविकारी बोल देंगे हम कि उसके अंदर कोई विकार नहीं है। अविकारी कब बोलेंगे? हो सकता है उसके सामने दुर्व्यसन में उपस्थिति नहीं हुई हो, और जिस दिन उसको दुर्व्यसन जिसके अंतर्गत बीड़ी, सिगरेट कुछ भी आता है और उसको देखने के बाद में उसका मन परिवर्तित हो जाता है, तो अविकारी नहीं है वो परिस्थिति उत्पन्न होते हैं, इसमें बदलाव हो गया, इसलिए वो विकारी है। और परिस्थितियां आ गई, सारे दिन उसके पास में वो सब चीजें उपलब्ध है सहजता से, तो वो फिर भी उनका सेवन नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अविकारी। उसके अंदर कोई विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अभी कोई कहे कि ये काम कर लूंगा मैं तो यार ये कोई देख लेगा, तो मेरे पापा देख लेंगे तो क्या कहेंगे, मैं नहीं ले सकता, ये दुर्व्यसन का मैं उपयोग नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, मेरे पापा लड़ते हैं, वो करते हैं। इसका मतलब अगर वो बातें हट जाती है उसके मध्य से, तो वो विकार उसके अंदर आ सकता है, तो उसको हम अविकारी नहीं कह सकते। अविकारी तो वो होता है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई देखे तो ठीक, नहीं देखे तो ठीक, वो ये समझता है कि ये सब गलत चीजें हैं, मैं इनका सेवन नहीं करूंगा, तो उसको हम अविकारी कह सकते हैं। पदों में भी कुछ ऐसे ही है कि जिस शब्द में, जैसे इसने हमने पुस्तक में लगाया, पुस्तक शब्द का प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग किया, वो बहुवचन किया, पुस्तकें हो गया, बदल गया अपने आप में। लेकिन जब बहुवचन आएगा तभी तो बदलेगा, बहुवचन का वाक्य बनेगा तभी बदलेगा। लेकिन धीरे में बहुवचन का बनाओ चाहे एक वचन का बनाओ, जैसे जो बनाओ, वो बदला नहीं जा सकता है, वो धीरे ही रहेगा। तो ये जो पद के 2 प्रकार हमने पढ़े, विकारी और अविकारी, ये इसकी सामान्य जानकारी। आने वाले वीडियो में हम इनके जो स्वरूप है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और अविकारी के जो है समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, इन सब का बारीकी से अध्ययन करेंगे। और उसके अध्ययन के बाद में अन्य जो पद परिचय में आने वाले बिंदु है उनको भी हम पढ़ेंगे। अन्य जो काम आते हैं पद परिचय में, वो बिंदु में बता देता हूं कौन कौन से हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत हम इसमें अध्ययन करेंगे, ये तो बिंदु करेंगे अध्ययन, इसके अलावा भी कुछ बिंदु हमको पद परिचय के लिए आवश्यक होते हैं, उनका भी अध्ययन आने वाले वीडियो में किया जाएगा। जैसे कारक, वचन, लिंग, काल, इन सब का भी अध्ययन हम पद परिचय के अंतर्गत ही करेंगे, तभी जाकर हम एक संपूर्ण पद परिचय उस शब्द का दे सकते हैं। तो ये जानकारी हम सब प्राप्त करेंगे, इसलिए आने वाले जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि इनमें एक ही कक्षा नहीं, सभी कक्षाओं के बिंदु इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कारक, वचन, काल, ये सब छोटी कक्षाओं से प्रारंभ हो जाते हैं, और ये जो बिंदु है ये भी प्रारंभ हो जाते हैं, बस स्वरूप उसका, पूछने का तरीका वो भिन्न भिन्न प्रकार से रहता है हर कक्षा के लिए। उसको मैं समय समय पर बताता रहूंगा कि किस प्रकार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें याद करनी है, याद करने के साथ साथ अन्य जो भैया है उनको भी ये बतानी है। और इसी के साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि
इसको लाइक अवश्य करें ताकि मुझे भी जो है उत्साह मिलता रहे और आने वाले वीडियो में अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकूं और जिसका लाभ तुम्हें मिल सके। धन्यवाद।